वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से सब चीजों का एक तरह से बड़ा बदलाव आया है और इसी बदलाव के कारण से आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बीकानेर संभाग के इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे राजस्थान में सभी अलग अलग संभागों में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा अलग अलग संभागों में की जा रही है और मुख्य हेतु इस वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे इस लहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक सारोकारिता में पार्टी की क्या भूमिका रही, उन बातों को रेखांकित करना भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक विषय है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ता इस वैश्विक महामारी के अंदर सकारात्मक दृष्टि से आम आदमी के सहायक के रूप में उन्होंने अपना सहयोग करने का काम किया और पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 14,652 गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए कार्रवाई की। 14,652 गांव और 6,843 वार्डों तक कार्यकर्ताओं ने सेवा का काम किया और इसके अंदर 25,059 लोग जो मंडल और मंडल स्तर के ऊपर के हमारे पदाधिकारी जनप्रतिनिधिगण इन सब ने हिस्सा लिया। पूरे राजस्थान में 14,65,591 मास्क बांटे गए, 35,300 सैनिटाइजर बांटे गए और 4,06,441 राशन किट बांटी गई और 7,31,000 वो लोग भूखा कोई नहीं सोए इस संकल्प के साथ उनको भोजन पहुंचाने का काम किया। राजस्थान में हर बूथ कोरोना मुक्त हो एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, जो अभियान 40,872 बूथों तक गया और इस कोरोना के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता प्लाज्मा की और दूसरी चीजों की रहती है। लगभग 26,153 ब्लड यूनिट भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तौर पर इस ब्लड यूनिट को काम करने का काम किया, ब्लड रक्तदान देने का काम किया और अपने बीकानेर संभाग में 66,030 फेस मास्क बांटे गए और 75,485 जगह पर भोजन के पैकेट बांटे गए, 72,664 जगह पर राशन पैकेट बांटे गए और इसके साथ ही मेरा बूथ कोरोना मुक्त हो 3,949 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी गई और 37 ब्लड डोनेशन कैंपों के माध्यम से रक्तदान किया गया और 33 बार वर्चुअल मीटिंग हुई। ये जब मैं एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूं तब एक राजनीतिक दल जो आज सत्ता में है उनका भी संगठन है। आज मेरी चुनौती है कांग्रेस का कोई भी जिला संगठन, ब्लॉक संगठन या प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिस प्रकार मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामाजिक सारोकारिता भी हमारे संगठन का मूल आधार है, उस आधार पर मैंने कुछ आंकड़े रखे। पर सत्ता में बैठे लोग जो सिर्फ बयानवीर बने हुए हैं और अपने वैश्विक महामारी कोरोना के कुप्रबंधन का ठीकरा यदा कदा कोशिश में रहते हैं कि केंद्र सरकार पर फोड़ें, परंतु उन्होंने सामाजिक सारोकारिता के साथ मिलकर कोई एक भी काम नहीं किया। इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कभी प्रस्तुत नहीं कर सकती। सरकार की जब मैं बात करता हूं तो अब यह सिद्ध हो गया कि ये सरकार जो अपने राजनीतिक कार्यकाल का आधा सफर पूरा कर रही है, ये नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं। पहली बार मंत्रिमंडल के अंदर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 2 मंत्रीगण युद्ध का एक तरह से इस प्रकार का वातावरण बना दे कि जिसकी गूंज पूरे राजस्थान में हो। अब तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल की बैठक में भी पुलिस तैनात करके रखनी पड़ेगी, न जाने कौन सा मंत्री दूसरे किस मंत्री के साथ और इस मंत्रिमंडल की बैठक में ही उलझ जाए। आज ये सरकार, जिस सरकार ने
अभी बजट भी प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि तमाम परिस्थितियों के अंदर विकास का काम रुकेगा नहीं। बजट की घोषणाएं, उन घोषणाओं पर आज तक एक कदम सरकार आगे चलने की बात नहीं कि सरकार ने की। अभी सरकार के मंत्री लोगों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ी हुई दरों के बारे में कई प्रकार की टीका टिप्पणी और बयान दिए। आज राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक वेट है, पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26%। और इसके साथ ही ₹1.75 जो रोड सेस है उसको भी वेट के दायरे में ये सरकार लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड से 10% ज्यादा वेट लेकर अब यह सरकार केंद्र पर दोष आरोपण कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के कारण से जो दाम बढ़े हैं। इसके साथ ही अगर मैं ये कहूं कि बीकानेर संभाग में बीकानेर के सबसे बड़े नेता बीडी कल्ला 2.5 साल में एक भी काम अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर बीडी कल्ला साहब ऐसा बता दें जो जनता की नजर में दृष्टिगोचर होता तो मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं। आज जलदाय मंत्री है कल्ला साहब। बीकानेर शहर में पानी बिकना प्रारंभ हो गया। नहरबंदी के बाद में बिछवाल और सोबासर दोनों जलाशयों में पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण से बीकानेर के अंदर टैंकरों से पानी चलना चालू हो गया और इसके पीछे नहरबंदी में रिजर्वायर जो भरे जाने चाहिए थे। पूरे बीकानेर संभाग में आईजीएनपी से फीडेड जो गांव और जिले हैं, जिनमें लगभग सारे जिले हैं, एक भी जिले के अंदर रिजर्वायर्स के अंदर जो जिस प्रकार जल के लिए जलों को इकट्ठा किया जाना चाहिए था उसको करने में नाकाम विभाग रहा। कंटिजेंसी प्लान पहली बार ऐसे मौकों पर कंटिजेंसी प्लान सरकार जिसने बनाया नहीं। और दुर्भाग्य है कि आज पेयजल सप्लाई होती है बीकानेर शहर में 30 मिनट और बूस्टर नहीं चला, इसलिए बिजली की कटौती होती है 2.5 घंटे। जब बीकानेर में चुनाव का वातावरण था तब बीकेसीएल जो निजी कंपनी, जिसका मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को बीकानेर और कोटा में निजी कंपनियों को विद्युत वितरण और विद्युत व्यवस्थाएं सौंपी थी। पर अब जो कबीना में बैठे हैं उन्होंने ये वादा किया था बीकानेर के आवाम से कि वो आएंगे और इस बीकेसीएल कंपनी को जो अब इस कोरोना काल के अंदर भी गरीब दुकानदारों पर पेनल्टी ठोक रही है, एक तरह से उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है, उससे मुक्ति की बात इन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया था, उसकी ओर एक कदम भी वो आगे बढ़ नहीं सके। मैं कानून व्यवस्था की बात क्या करूं, जेल से छूटकर आए युवक पर फायरिंग हो जाए और इससे बुरी बात क्या हो सकती है। अभी कोरोना की बीमारी वैश्विक महामारी में बीकानेर शहर में 537 पुलिस अधिकारी जवान और अधिकारी तैनात किए गए, आरएसी की टुकड़ी लगाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स लगाया गया। तो भी अगर बीकानेर शहर में इस अनुशासन पखवाड़े की बात करूं तो 61 मोटरसाइकिलों की चोरियां एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि सरकार इस अनुशासन पखवाड़े के अंदर इतनी पुलिस की टुकड़ियां और पुलिस की फोर्स लगाने के बाद भी इस काम को कर नहीं पाई। अभी 24 मई को जब भट्टा चौराहा गजनेर रोड पर जब एक तरह से 145 सीआरपीसी में कुड़क जमीन पर एक धार्मिक स्थल का निर्माण पर प्रारंभ कर दें और सत्ता में बैठे लोग उसका संरक्षण करें और विरोध के लिए जब लोग ज्ञापन देने जाएं उन पर मुकदमा बने, मैं समझता हूं इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति इस सरकार में, इस संभाग में हो रही है। आज चोरियों की दृष्टि से और कानून व्यवस्था जिस प्रकार है, आज लॉरेंस गैंग हो, चाहे भानुरा गैंग हो, चाहे ठेठ गैंग हो, ये आतंक का पर्याय, जेल में रहते हुए इनके सरगना आतंक का पर्याय बन चुके हैं। आज महिला दुष्कर्म हो, दलित अत्याचार हो, साइबर क्राइम हो, राजस्थान पहली और दूसरी पायदान पर आ रहा है। मैं समझता हूं कि आज इस जर्जर कानून व्यवस्था के अंदर रंगदारी होना एक आम बात हो गई। अभी कल पूरे राजस्थान में मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों ने अपने संगठन के लोगों के साथ खड़े होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन दिया उन्होंने वैक्सीनेशन की बात को लेकर। मैं समझता हूं कि सरकार को अगर कोई ये पूछे कि आपने 1,72,00,000 वैक्सीन की डोज लगाकर
अपने आप को देश में तीसरी पायदान पर पहुंचाने का जो अपनी पीठ थपथपा रहे हो, एक वैक्सीन भी ऐसी बताओ जो केंद्र सरकार ने आपूर्ति नहीं की हो। मैं समझता हूं कि इसी सरकार ने वैक्सीनेशन के नाम पर ग्लोबल टेंडर किया, एक पखवाड़े पहले किया, और वो भी 1 करोड़ डोज का। 18 साल से 45 साल की उम्र में राजस्थान का सेंसस ये कहता है, राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़ों का प्रोजेक्शन ये कहता है कि 3 करोड़ 75 लाख लोग हैं, यानी 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की आवश्यकता थी। और सरकार को मालूम था कि ग्लोबल टेंडर के अंदर ये जिस प्रकार का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी आगे नहीं आएगी। और अब सरकार उल्टे बांस बरेली को चले, और अब सरकार के लिए केंद्र सरकार इस वैक्सीनेशन को काम करे। फरवरी के अंदर जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की बैठक के अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में यह तय हो गया था कि वैक्सीनेशन के पूरे कार्यक्रम में 50% वैक्सीन केंद्र सरकार मुफ्त में मुहैया कराएगी और 50% वैक्सीन आपूर्ति करनी है राज्य सरकार को। यह स्वास्थ्य विषय जो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची का सब्जेक्ट है, इस वैश्विक महामारी में राजनीति के बजाय अगर राजस्थान की हुकूमत अगर रोड मैप बनाकर काम करती तो शायद बहुत बड़ी बात होती। अब तो हद ये हो गई। मैं राजस्थान के अंदर पहली बार ये घटना देख रहा हूं जब राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल प्रारंभिक तौर पर संतुष्ट होने के पश्चात कि सरकार की लापरवाही के कारण से 11.5 लाख वैक्सीन खराब हुई, सरकार की लापरवाही के कारण से 8 जिलों में 35 वैक्सीन सेंटर पर 2,500 डोजेज कचरे में मिली। मैं समझता हूं उसके पश्चात जब राज्यपाल महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर जांच करवाएं तो इस बात से, और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ये कहें कि राजस्थान में लचर वैक्सीन के प्रबंधन पर सरकार को सोचना करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। तो मैं मांग करता हूं कि सरकार वैक्सीनेशन के नाम पर राजनीति कर रही है तो थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करवाती, श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती? यह सबसे बड़ा सवाल इस वैक्सीन के बारे में सरकार कर रही है। भारत सरकार ने एक रोड मैप दिया है। अभी भारत सरकार इसी महीने से 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की आपूर्ति करके अलग अलग राज्यों को पहुंचा रही है। मैं समझता हूं कि राजनीति का समय नहीं, पर सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, जिस एंटीजन टेस्ट के लिए अब सरकार ने अलग अलग समय पर 9 टेंडर करके और लगभग 14 लाख वैक्सीन खरीदने की बात कही है, जिसके अंदर अगर टेंडर की प्रक्रिया देखें तो 79 रुपए से लेकर और 15 दिन के अंदर 110 तक एक ही प्रकार के एंटीजन टेस्ट की किट का ऑर्डर देना, यह एक संदेह के दायरे में है। पर जिस एंटीजन टेस्ट के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि यह प्रमाणिक नहीं है, इसको राजस्थान में लागू नहीं करेंगे, अब लागू कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैं समझता हूं कि आज आरटीपीसीआर टेस्ट जो गांव के अंदर जो टेस्ट क्या रिपोर्ट 5-5 7 दिन बाद आती है और उसके कारण से संक्रमण लगातार गांव में फैल जाता है। आज सरकार दावा कर रही है कि उनकी कैपेसिटी 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की आरटीपीसीआर टेस्ट की है। तो फिर सरकार किस कारण से आज एंटीजन टेस्ट की ओर आगे बढ़ रही है? और आज जिस प्रकार समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, मैं समझता हूं वैश्विक महामारी है, लोग बड़ी संख्या में काल कलवित हुए हैं, पर सरकार मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहती है। आज जो हॉस्पिटल में कोविड के कारण भर्ती हो गया, सरकार ने 52% लोगों को माना है जो कोविड के कारण से सरकारी चिकित्सालय में भर्ती हुआ और कोविड के कारण से काल कलवित हुआ, उनको भी कहते हैं कोविड से मौत नहीं हुई। मैं समझता हूं सरकार को जनता के सामने सही आंकड़े रखने चाहिए। आज जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, इन 5 जगह पर 29 हॉस्पिटलों में 9,567 मौतों का आंकड़ा अखबारों में आया है। अब उसके बाद 758 हॉस्पिटल, कितनी मौतें हुई होगी? मैं समझता हूं सरकार को इस भयावहता को देखते हुए और निश्चित तौर पर सही बातें करनी चाहिए। बीकानेर में महाजन के अंदर एक अकाउंटेंट राजेश यादव को जिंदा होते हुए मृत बता दी जाए, यह सरकार का प्रबंधन है। आज मुख्यमंत्री जी कल बाड़मेर में पोर्ट लाने का सपना दिखा रहे थे। मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए सरकार के खर्च होंगे, मुख्यमंत्री जी को पूछे जब चुनाव की वेतरणी पार करनी थी, किसानों का कर्जा माफ करने पर के नाम पर,
आपने 16,000 करोड़ की घोषणा कर दी, तो 3,000 करोड़ पे राजस्थान का आवाम का पैसा है, अगर आप खर्च कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। और इनके पड़ोसी सूबे पंजाब के अंदर जो आज आपने सुना होगा 400 रुपए में रेमडेसिविर के वो वैक्सीन की और उसको आगे बेचने का काम किया, इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती। पीबीएम हॉस्पिटल में मुझे अफसोस इस बात का है कि पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल था जिसमें 500 बेडेड और सारी सुविधाएं हैं, किस कारण से सरकार ने प्रारंभ नहीं किया, ये सरकार के पर सवालिया निशान है। और हमारे यहाँ के सांसद अर्जुन जी के कारण से, मंत्री महोदय के कारण से एसबीआई फाउंडेशन और यूआर फाउंडेशन ने सेना के चिकित्सक दल को तैयार किया था 90 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए। उसके अंदर भी राजनीतिक आधार पर अड़चन पैदा करना यह संकीर्ण मानसिकता का है। आज बीकानेर के अंदर सीएमएचओ का पद पर कोई व्यक्ति स्थायी तौर पर तैनात नहीं, किस प्रकार की हालात है। और आज पीबीएम हॉस्पिटल में डेडिकेटेड जो सेंटर है कोविड का, उसकी साफ सफाई की तस्वीरें प्रकाशित होती रहती है। और अफसोस इस बात का है कि सीनियर डॉक्टरों की फैकल्टी की उपलब्धता नगण्य रहती है, रेजिडेंट डॉक्टर भी कॉल पर रहते हैं और वेंटिलेटर पर चलाने के बाद वेंटिलेटर की जो म्यूकस आ जाता है उसको ट्यूब की सफाई भी पूरी नहीं होती, वेंटिलेटर चलाने के एक्सपर्ट नहीं है। आईसीयू के अंदर एमएससी और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पैरामेडिक्स वो नहीं है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के नाम पर जो कालाबाजारी हुई, पीबीएम के कर्मी पकड़े गए और निजी चिकित्सालयों ने जिस प्रकार लूट की है, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ऑक्सीजन के नाम पर लंबी चौड़ी बात हुई। 5 जनवरी को राजस्थान में जो 4 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए, अब बनकर तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। 5 जनवरी के अंदर आज मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 दिन के अंदर चाइना से आयातित करके ऑक्सीजन संयंत्र जो 100 सिलेंडर का है वो चालू करवा दिया। तो राज्य सरकार पर सवाल यह 5 जनवरी को उनको स्वीकृति मिली। उन्होंने एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, पर उन्होंने सारे कार्यक्रम को चूंकि राजस्थान की धरती पर, बीकानेर की धरती पर लग रहे, उसको क्यों नहीं लगने दिया। आज वो लग जाता 600 एलपीएम का, तो कितना बड़ा सहयोग रहता। अब बीकानेर के अंदर बरसिंहसर के अंदर भी ये अब एक प्लांट एनएलसीआईएल द्वारा लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अब सरकार ने 105 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए स्वीकृति जारी की। आग लगे तो कुआं खोदो। सरकार की चिरंजीवी योजना पूर्णतः विफल हो गई। और मैं कह सकता हूं यह सरकार अपने खुद की लड़ाई झगड़ों से सरकार को फुर्सत नहीं। जर्जर कानून व्यवस्था है और इस जर्जर कानून व्यवस्था के अंदर आम आदमी इसको भोगने के लिए मजबूर है। सरकार का वैश्विक महामारी कोरोना का प्रबंधन बिल्कुल लचर साबित हुआ है। सरकार कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल लापरवाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसी दरमियान के अंदर सेवा के भारतीय जनता पार्टी ने आयाम स्थापित किए हैं। बीकानेर के अंदर जिस प्रकार का प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है, दुर्भाग्यजनक है। जलदाय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में पानी बिके, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और एक प्राइवेट निजी बिजली कंपनी जिसको हटाने के लिए उन्होंने चुनाव में अपना मुख्य मुद्दा बनाया था, वो जनता के साथ दुर्व्यवहार के साथ जनता के साथ लूट करे, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मोटे तौर पर इन बातों को लेकर जनता के बीच तक ये सारी बातें जाए, इस बातों को लेकर मैंने कुछ बातें आपके पास सामने रखी है। और पहली बार राजस्थान में संविधानिक प्रमुख राज्यपाल सरकार पर सवालिया निशान लगाकर पत्र लिखे और वैक्सीन के कुप्रबंध के लिए लिखे, केंद्रीय मंत्री लिखे, और उसके बाद भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे, मौत के आंकड़ों को छुपाने का सरकार काम करे। तीसरी लहर के लिए मुख्यमंत्री जी के बयान सिर्फ डराने के अलावा कभी उन्होंने रोड मैप नहीं दिया। और 21 मार्च को जब नाइट कर्फ्यू लगा रहे थे दूसरी लहर में, ठीक 22 मार्च को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी, जब कोरोना के एक्टिव केस राजस्थान में 14,000 थे और पंजाब के अंदर 6,700 थे, उसमें रेमडेसिविर के लिए खेप भेज रहे थे, पंजाब में फोटो खिंचवा रहे थे और उसके ठीक दूसरे दिन केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे। मैं समझता हूं इस प्रकार के दोहरापन के कारण से इस प्रकार के हालात है राजस्थान में। कुल मिला के मैं कहूं कि नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं। सरकार से लोगों का इत्तेफाक टूट चुका है और सरकार के मंत्रिमंडल में बैठकर जिस प्रकार आपस में व्यवहार कर रहे हैं, उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता।
और अपने विभाग के चिकित्सा कर्मी को मर्द करार जो बीकानेर महाजन में कर दें, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मोटे तौर पर कुछ बातों को लेकर आपके बीच में आया था। अब बारी है आपके सवालों का, मेरे जवाब का। मुझे नहीं मालूम कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मेरी कितनी बात आप तक पहुंची है। मैंने कोशिश की थी और यह भी कोशिश की थी कि आपका लंबा समय नहीं लूं और छोटे समय में अपनी सारी बात कह दूं। तो आप आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आए, मैं आपका स्वागत ही कर सकता हूं, क्योंकि आप अगर फिजिकल होते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।